नमस्कार सर। सर, वर्तमान समय में भाषा और मीडिया के आयाम, इस पर एक अच्छी चर्चा हुई और आपने बहुत अच्छे अपने विचार रखे हम सबके समक्ष। आप अगर इसको संक्षेप में कहेंगे तो इनमें किन किन मुख्य बिंदुओं पर आप बात कहेंगे? सबसे पहले तो मैंने ये कहा कि जब हम भाषा और माध्यमों के नए आयाम की बात करते हैं तो पहली बात तो ये कि नए आयाम का मतलब है देश के जितने भी हिंदी विभाग हैं उस विभाग से इतर आप किन चीज़ों को सोच रहे हैं। मतलब ये कि जो इस दिशा में काम कर रहे हैं, सक्रिय हैं, वो हिंदी विभाग हमारा खुश हो जाएगा, नाराज़ हो जाएगा, इस चिंता से आप अपने को कितना मुक्त कर पाते हैं और क्या इस बात के लिए आप खुद को तैयार कर पाते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो नया तो है लेकिन इससे हिंदी विभाग को नाराज़गी हो सकती है, बावजूद इसे हमें अपना काम करना है। मैं यहाँ पर हिंदी विभाग कोई विषय को लेकर नहीं कर रहा हूँ, बल्कि जो एक सांस्थानिक ढांचा है उस ढांचे को लेकर आप कितना वहाँ से आपको एनओसी चाहिए, आपको ये चाहिए कि वो खुश हों, उस हिसाब से काम करें, वो नाराज़ हो जाएं, वो काम हम ना करें। मेरी अपनी समझ है और पिछले 15-20 साल से जिस तरह मैं वर्चुअल स्पेस और हिंदी ब्लॉगिंग की दुनिया में लिखने का काम करता आया हूँ, तो मैं ये समझ बना पाया हूँ कि बहुत ऐसी बातें हैं, बहुत ऐसे मुद्दे और विषय हैं जिससे हिंदी विभाग या संस्थान को दिक्कत हो सकती है। क्या आप ये खतरा उठाने के लिए तैयार हैं? दूसरी बात मैंने इसमें ये जोड़कर कही कि जब हम पत्रकारिता के सिरे से बात करते हैं तो हम पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सांस्थानिक स्तर की पत्रकारिता समझ रहे हैं, किसी अखबार रेडियो चैनल के लिए काम करने की बात सोच रहे हैं, या पत्रकारिता को हम एक ऐसे काम की तरह ले रहे हैं जो कि व्यक्तिगत स्तर पर भी किया जाना चाहिए, किया जाता है। मौजूदा दौर में यूट्यूब के जरिए बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, उसे हम पत्रकारिता कहेंगे या नहीं कहेंगे, या क्या वो वही पत्रकारिता है जो पत्रकारिता संस्थानों से होकर आई है, ये सब कहना बहुत जल्दीबाजी होगी, क्योंकि वहाँ जो पत्रकारिता है वो सोलो जर्नलिज्म, एकल स्तर की पत्रकारिता है। और जब हम एकल स्तर की पत्रकारिता कहते हैं तो इसका मतलब है कि जो खबरों का जो चयन है, खबरों का जो संग्रह है, जो न्यूज़ गैदरिंग है, जो एजेंसी से खबरें आती हैं, अलग अलग फिल्ट्रेशन होता है, अलग अलग संस्थानों के साथ हम एक्सेस कर पाते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ बहुत सीमित कई मामलों में हो जाती है। दूसरी बात ये कि एक संस्थान की जो ताकत होती है, एक संस्थान की जो क्षमता होती है, वो संस्था की ताकत, वो क्षमता कई बार एकल स्तर की पत्रकारिता में संभव नहीं हो पाती है। तो मैंने इस पर जोर दी और दिया। और तीसरी बात मैं इसे बहुत साफ तरीके से कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब हम भाषा की बात करते हैं, जब हम साहित्य की बात करते हैं, तो भाषा और साहित्य का जो सवाल है वो सिर्फ लिखित स्तर तक का नहीं है। हम सब जानते हैं कि भाषा के कई ऐसे रूप हैं जो लिखित ना होने के बावजूद भी ज़्यादा असर करते हैं, और इस मामले में हमने रचयिता का ही उदाहरण दिया और बताया कि रचयिता जो युवाओं के बीच इतना लोकप्रिय है उसकी वजह सिर्फ यह नहीं है कि वह लिखित काव्य पंक्तियों को शामिल करता है, लिखित काव्य साहित्य को शामिल करता है। उसकी लोकप्रियता की एक बड़ी वजह यह है कि वो रंगों के साथ संयोजन करता है, वो आकृति के साथ संयोजन करता है, रेखांकन के साथ संयोजन करता है, काव्य की पंक्तियों के साथ किस तरह की परिवेश की निर्मित बननी चाहिए, इन सब का संयोजन करता है, और उसके साथ एक तकनीक का मसला जुड़ता है। तो ये वो बुनियादी बातें हैं जिसे ध्यान में रखकर हम भाषा और साहित्य के आयाम पर बात करते हैं। अंतिम बात इसमें मैं ये जोड़ना चाहूँगा कि हर बार जो दावा नए का आग्रह, नए की शुरुआत की जो हम बात करते हैं, हमने अपनी पूरी बातचीत में ये भी कहा कि पीछे मुड़कर हमें देखना चाहिए कि जिसे हम नया कह रहे हैं वो सचमुच नया है या जो पुराने ठिकाने ध्वस्त किए गए हैं उस ध्वस्त किए गए ठिकानों का एक विकल्प है। और इस कड़ी में हमने अलग अलग महाविद्यालयों में, देश भर के संस्थानों में जो भित्ति पत्रिका का प्रचलन था, आप आज से 15 साल पहले इस परिसर में आते तो पाते कि दर्जनों ऐसे संस्थान हैं जो आपको ब्राउज़र पैम्पलेट देते, जो 2-2, 4-4 पन्ने के अपने समाचार पत्र और बुलेटिन देते। ये पूरा धीरे धीरे खत्म हो गया है, और ये सब यदि आपको वर्चुअल स्पेस पर दिखाई देता है और आप उसे नया आयाम मान रहे हैं तो ये थोड़ी हड़बड़ाहट होगी, ये थोड़ी जल्दीबाजी होगी। सच तो ये है कि कई पुराने ठिकाने, पुराने अड्डे और पुराने आयाम ध्वस्त ही हुए हैं, ध्वस्त किए गए हैं, सुचिंतित तरीके से उसे ख़त्म किया गया है, और अब जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है हम बहुत खुश होते हैं और कई बार खुशफहमी के शिकार होते हैं कि हम बहुत कुछ नया कर रहे हैं। तो मैंने ये पीछे पलट कर देखने की भी बात इसमें शामिल की थी। सर, अंतिम प्रश्न और बहुत संक्षेप में आपसे पूछना चाहूँगा कि इन भाषा और मीडिया के विविध आयामों की सीमाएं क्या हैं?
देखिए, जो लोग इसमें तैरते हैं, जो लोग इसमें कूदते हैं, जो इसमें सक्रिय होते हैं, वो सीमा के बारे में बहुत बात नहीं करते हैं। और आपकी मुराद सीमा के किस चीज़ से है ये मैं नहीं जानता। आप ये सीमा संसाधन के स्तर पर बात कर रहे हैं, अभिव्यक्ति के खुलेपन की बात कर रहे हैं, सामग्री के स्तर, अभिव्यक्ति के स्तर पर इसमें थोड़ा सा तरीका अपनाना पड़ेगा जिसे मैं कहता हूँ स्मार्ट मूव। और वो ये है कि जो सीधे सीधे बोलने का चलन है, कि जैसे हम कोई मुनादी कर रहे हैं, हम जैसे किसी मंच पर बात कर रहे हैं, उसमें थोड़ा तरीका बदलना होगा। हमें शब्दों के चयन पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि कई ऐसे शब्द हैं जो इतना ज़्यादा घिस गए हैं, कई ऐसे शब्द इंसान के साथ साथ शक के घेरे में आ गए हैं कि उन शब्दों के प्रयोग कर दिए जाने भर से आप खारिज किए जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो इस दुनिया में सक्रिय हैं और काम कर रहे हैं, उन्हें शब्दों के चयन और भाषाई प्रयोग पर खास तौर पर सावधानी बरतने की ज़रूरत है। लेकिन इन सब के बावजूद मैं ये कहना चाहता हूँ और कहना चाहूँगा कि साहित्य की जो दुनिया है वो इतने सीमित समय के बीच बात करने वाली नहीं है। हमारी तो कहानी अपभ्रंश काल 1050 ईस्वी से शुरू होती है, तो 10 साल 20 साल 25 साल के घेरे में यदि हम साहित्य को देखते हैं और पूरा आकलन उस हिसाब से करते हैं, तो मुझे लगता है कि साहित्य की दुनिया को हम बहुत कमतर करके देख रहे हैं। कहने वाले लोग, बोलने वाले लोग, असहमति दर्ज करने वाले लोग मौजूद थे, रहेंगे और आगे भी रहेंगे, क्योंकि हमारे रगों में भी अपने ही इन पुरखों का खून किसी न किसी रूप में दौड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आप आज आपने इतने सुंदर विचार और बहुत ही मुक्त कंठ से हम सबके समक्ष अपने विचार रखे। हम विद्यार्थी, शोधार्थी सभी ने आपके विचारों को ध्यानपूर्वक सुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अंत में रचयिता का इस बात के लिए खास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और ये बात मुझे नहीं पता कि ऑन रिकॉर्ड जाएगी या नहीं, लेकिन यह कार्यक्रम यदि इंडिया हैबिटेट में होता, यह कार्यक्रम यदि ITO पर होता या दिल्ली शहर के किसी अलग इलाके या सभागार में होता, तो मेरे लिए इसका खास महत्व उसी तरह से होता, मुझे नहीं मालूम, जो आज कमरा संख्या 22 में है। इस कार्यक्रम ने एक बहुत ही प्रसन्न रूप से, एक अप्रत्यक्ष रूप से संदेश दिया है कि जहां हिंदी और साहित्य की बात दावे किए जाते हैं, उसके बीच एक नई पहल के साथ हम कार्यक्रम कर रहे हैं। मेरी बड़ी शुभकामनाएं रचयिता के लिए, और मेरी सलाह होगी, बल्कि मेरा आग्रह होगा उन तमाम देश के युवाओं से जो भाषा और साहित्य में भविष्य देखते हैं, इस नए ठिकाने की तरफ लौटें, इन नए ठिकानों को देखें और समझने की कोशिश करें कि जो हम नहीं कर पा रहे संस्थानों के भीतर रहकर, ऐसा क्या है कि ये बिना सांस्थानिक ढांचे के बहुत कुछ कर पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू।